गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़, उसका जो है भक्ति काल कंप्लीट हो चुका है। भक्ति काल पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने लाइव क्लास किया था, उसमें हमने भक्ति काल पूरा कंप्लीट कर दिया था दोनों क्लास में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने सेव कर रखा है और आप लाइव के सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। और भक्ति काल जो है उसका सीरीज़ अभी चल रहा है और उसके 5 क्लास जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी जो है मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखा है, आप देख सकते हैं जाकर। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका सीरीज़ है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम अब तक पढ़ चुके हैं जो कि नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अंदर से जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस चल रहा है हमारा, मतलब बुक के अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा क्लास 6 इसकी शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति काल जो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपका हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो भक्ति काल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति काल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका जो है आज हम 6th क्लास जो है आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के क्लास का, हिंदी साहित्य क्लास 6 भक्ति का पहला सवाल, नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचादही किस छंद में लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो नंददास हैं जिन्होंने रास पंचादही नामक पुस्तक लिखी थी उसका छंद जो है वो क्या है? तो जो करेक्ट आंसर होगा रोला। याद रखिएगा, रोला वो छंद है जिसमें रास पंचादही लिखी गई है। और इसमें जो है हमने एक और क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व कर दिया कि रास पंचादही के लेखक जो हैं वो हैं नंददास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? हम जब भी नॉर्मली कृष्ण मंदिर विजिट करते हैं तो कृष्ण के साथ राधा का विग्रह देखते हैं, परंतु एक ऐसा संप्रदाय भी है जिनके मंदिरों में राधा का विग्रह नहीं होता है, और उसका करेक्ट आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया था? तो मीराबाई जो थी उन्होंने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया था? तो करेक्ट आंसर होगा रणछोड़ मंदिर जो द्वारका में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ग्रहण किया था उन्होंने? तो करेक्ट आंसर होगा विठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, और उन्होंने जो है रसखान को शिक्षा या दीक्षा दिया था वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और रसखान जो हैं ये एक स्वतंत्र कवि थे, ये किसी भी प्रकार के संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। मीराबाई और रसखान जो हैं ये दोनों किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को करने की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामानुज। ठीक है, याद रखिएगा, रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? तो गीता जो है ये किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा भागवत मत। ठीक है, याद रखिएगा, भागवत मत जो है एक ऐसा मत है जो कि इसका प्रधान धर्म ग्रंथ जो है जो गीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की थी। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? यानी कि शंकराचार्य ने जब अद्वैतवाद की घोषणा की थी तो उसके विरोध में कई वैष्णव आचार्यों ने अपना संप्रदाय, अनेक संप्रदाय उन्होंने स्थापना किया था, और इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान जो है वो किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाथ मुनि। याद रखिएगा, नाथ मुनि सर्वप्रथम आचार्यों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संप्रदायों की स्थापना की थी अद्वैतवाद के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति को विविध रूप में स्थापित करने वाले आचार्यों जैसे कि रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य का युग कब से कब तक माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो जो वैष्णव भक्त थे या वैष्णव आचार्य थे उनका समय कब से कब तक माना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 11वीं शताब्दी से, याद रखिएगा 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, सॉरी 16वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी जो है ये वैष्णव भक्ति या वैष्णव आचार्यों का समय सीमा या समय काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुण उपासक संत की स्थापना किसने की थी? तो महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समांतर महानुभाव संप्रदाय, याद रखिएगा महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुण उपासक संघ की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा चक्रधर। ठीक है, याद रखिएगा चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो संत पुंडलिक जो थे उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी उन्होंने? तो करेक्ट आंसर होगा वारकरी संप्रदाय। ठीक, याद रखिएगा ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य का प्रधान रस क्या है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है कि संत काव्य का प्रधान रस क्या माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांत रस माना गया है। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है ये, तो ये आपको याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है? तो जो फिलोसॉफिकल माइंड था कबीर का वो कैसा था या चिंतन कैसा था, फिलोसॉफिकल चिंतन कबीर दास का? तो करेक्ट आंसर होगा अद्वैतवादी चिंतन थी कबीर दास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की उलटवासियों पर किसका प्रभाव था? यानी कबीर जो उलटवासियों के माध्यम से या उलटवासी तरीकों से जो है दोहे लिखा करते थे, इसका मेन प्रभाव किस पर था? यानी कि किस पर प्रभावित होकर कबीरदास ऐसी रचनाएं लिखा करते थे? तो करेक्ट आंसर होगा सिद्धों एवं नाथों के। याद रखिएगा जो सिद्ध और नाथ थे उनसे प्रभावित होकर कबीरदास उलटवासियों से दोहे लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक दादू की बानियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने कि दादू के बानियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे वो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। ठीक है, जो मुगल सम्राट थे अकबर वो अत्यधिक प्रभावित हुए थे दादू की बानियों से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि मसनवी शैली का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है मसनवी शैली? इसका करेक्ट अर्थ है रचना के प्रारंभ में ईश वंदना। ठीक है, रचना के प्रारंभ में ईश वंदना यानी कि ईश्वर का वंदना करना, उसके बाद जो है पैगंबर की स्तुति करना और फिर साहिवक्त की प्रशंसा करना। इन तीनों से जो है ये तीन जो है अपनाई गई है मसनवी शैली में। तो इसका करेक्ट आंसर तो है ये भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमाख्यान सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास किस शासक के समकालीन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिन्होंने लिखा था सत्यवती कथा ईश्वरदास ने, तो ये किस शासक के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली के जो बादशाह थे सिकंदर शाह, ये उनके समकालीन थे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रसेश्वर दर्शन का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है आपको? तो करेक्ट आंसर होगा सर्वे दर्शन संग्रह। सर्वे दर्शन संग्रह जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि रसेश्वर दर्शन का उल्लेख मिलता है। चलिए यहाँ पे एक पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति और कई बार एग्जाम में जो पूछा गया है, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईश्वरदास ने लिखी है ये पंक्ति, जो कि सत्यवती कथा में हमें मिलता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार ये पंक्ति जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगीत क्या होगी? तो सूफी मत में जो है चार अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और
हकीकत, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। परंतु इसको जो हम भारतीय भक्ति मार्ग में कन्वर्ट करते हैं तो इसके क्या अर्थ हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला आता है आचरण, जो कि शरीकत के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है उपासना, ठीक है, जो कि हम तरीकत के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिद्धावस्था, जो कि हम मारिफत के साथ कंपेयर करते हैं। और चौथा आता है सत्यबोध, जो कि हम हकीकत के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया कि शरीयत का भारतीय भक्ति मार्ग में क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आचरण। तरीकत का क्या अर्थ है, उपासना। मारिफत का क्या अर्थ है, सिद्धावस्था। और हकीकत का क्या अर्थ है, सत्यबोध। तो कुछ भी किसी भी एंगल से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सौ पे चढ़ी जो सिर सो चढ़ा, पंथ सुरी कर उठा अंकरु, चोर चढ़े की चढ़ मनसरू मनसुरु। ये पंक्ति किसने लिखी है, तो ये जो है ये लिखी है जायसी जी ने, जो प्रेमाख्यान काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने ये लिखी है रचना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मेनली जो है पंक्तियाँ पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिस्वरूप राजा रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दी है। तो यहाँ पे जो है पद्मावत के बारे में ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक ने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य शुक्ल ने कहा है। और आचार्य शुक्ल के जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आचार्य शुक्ल के जो नामकरण और काल विभाजन है वो वैज्ञानिकता की दृष्टि से सबसे अधिक सही ठहराया गया है। तो मेनली आचार्य शुक्ल के जो कथन और उन्होंने जो गणना की है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंझनकृत मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है, तो क्या विशेष नवीनता हमको देखने को मिलता है मधुमालती में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक उपनायिका को भी स्थान मिला है। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, हम इससे पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मधुमालती ऐसी मतलब एक ऐसी रचना है जिसमें कि सिर्फ एक नायक और नायिका ही नहीं है, परंतु उपनायक और उपनायिका की प्रेम कथा भी जो है इस रचना में कही गई है, जिसका नाम है मधुमालती। तो इसको आप नोट करके रखिए। मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रंथ में या किस रचना में जो है उपनायक और उपनायिका भी शामिल किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमालती। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी भी एंगल से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में सिंहल द्वीप और चित्तौड़ क्रमशः किसके प्रतीक हैं, तो यहाँ पे सिंहल द्वीप और चित्तौड़ का प्रतीक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंहल द्वीप जो है उसको हृदय के साथ कंपेयर किया गया है और शरीर जो है उसका कंपैरिजन किया गया है चित्तौड़ के साथ, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है क्या, तो पद्मावत के जो अनुच्छेद उनको क्या कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खंड। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं नागमती वियोग खंड, सिंहल द्वीप खंड, तो ऐसे खंड जो हैं खंड के माध्यम से हम पद्मावत के अनुच्छेद पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानों में केवल 2 ही ग्रंथ हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है, और वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला ग्रंथ है पद्मावत और दूसरा ग्रंथ है छिताई वार्ता। तो ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको गढ़ना या जिनको रचना करते समय इतिहास का सहारा लिया गया है, हिस्ट्री का सहारा लिया गया है। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी जो है पूछा जा सकता है, तो इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है, तो पद्मावत का कौन सा खंड जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा नागमती वियोग खंड जो है ये हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि माना जाता है। इसमें जो है नागमती जो है रतन सेन की पत्नी जो है वो
अपने पति के वियोग में किस प्रकार से उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, तो ये जो है हम इस खंड में पढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है ये पद्मावत ग्रंथ का। तो ये भी आप नोट कर रखिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सी मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमद् भागवत। ठीक है, याद रखिएगा श्रीमद् भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों का कार्य क्या था? तो अष्टछाप जो कवि थे उनका मेन कार्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना जो है ये अष्टछाप के कवियों का कार्य माना जाता था। तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरसागर रचना जो है शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेय मुक्तक काव्य माना गया है सूरसागर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के निर्मित विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भक्ति के निर्मित विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है ये किया था निम्बाचार्य ने। ठीक है, याद रखिएगा निम्बाचार्य ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुति के आधार पर सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जनश्रुति के आधार पर सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? तो ये जो है 1.25 लाख, याद रखिएगा 1.25 लाख पदों की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में अब तक कितने पद जो हैं प्राप्त हो चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। ठीक है, 10,000। और यहाँ पे नीचे दिया गया है लगभग, यानी कि सही गणना जो है नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 प्रतियाँ जो है 10,000 पद जो हैं अब तक प्राप्त हो चुके हैं सूरसागर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? तो सूरदास की जो रचनाएं थी उनका सर्वप्रथम संपादन जो है वो किस नाम से सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राग कल्पद्रुम। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राग कल्पद्रुम नाम से जो है पहली बार सर्वप्रथम सूरदास की रचनाओं का संपादन हुआ था, और ये जो है कलकत्ता में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा कलकत्ता शहर में हुआ था। और किस ईयर में हुआ था या किस साल में हुआ था? 1841। याद रखिएगा 1841 में कलकत्ता में राग कल्पद्रुम नाम से सूरसागर की रचनाओं का प्रथम संपादन निकला था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर की भक्ति किस भाव की है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको आता होगा कि सूरसागर की भक्ति किस प्रकार की थी। तो ये जो थे वात्सल्य, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वात्सल्य भाव से रचनाएं लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि भ्रमर गीत एक ही होंगे, परंतु नहीं, भ्रमर गीत जो है भ्रमर गीत नाम से 3 रचनाएं जो हैं सूरदास ने लिखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, 3 रचनाएं मिलती हैं भ्रमर गीत के सूरसागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान जो है भागवत का कौन सा स्कंद है? इसका करेक्ट आंसर होगा 10वां स्कंद। ठीक है, याद रखिएगा 10वां स्कंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? तो उसके किस ग्रंथ में जो है भ्रमर गीत प्रसंग आया है तुलसीदास के? इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि तुलसीदास जो थे वो अवध में भी रचनाएं लिखते थे और ब्रज में भी रचनाएं लिखा करते थे। तो तुलसीदास ने भी जो है अपने ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग लिखा है, और वो ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अष्टछाप का वो कवि कौन सा था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कवि होंगे वो, तो इनके बारे में ही पढ़ना आवश्यक है। तो वो ऐसे कौन से कवि थे जिनके पदों को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमानंद दास। ठीक है, याद रखिएगा, परमानंद दास। कई लोग जो है सूरदास को टिक के आ जाते हैं, परंतु नहीं, परमानंद दास एक ऐसे कवि थे जिनके पदों को सुनकर वल्लभाचार्य बेहोश रह गए थे, कई दिनों तक बेहोश हो गए थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बकरत उल्लाह प्रेमी। ठीक, याद रखिएगा, सॉरी, बरकत उल्लाह प्रेमी। ठीक है, बरकत उल्लाह प्रेमी जो थे, इनकी भ्रमर गीत रचना जो है ये विशेष उल्लेखनीय है रीतिकालीन परंपरा में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि जो थे वो कौन कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि कौन थे? पहले स्थान पर आते हैं रत्नाकर, जिनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, याद रखिएगा, रत्नाकर जो है उनका उपनाम है, उनका जो असल नाम है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने उद्धव शतक की रचना की थी, इसमें भ्रमर गीत प्रसंग है। उसके बाद आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक, याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। और तीसरे स्थान पर आते हैं पंडित अमृत लाल चतुर्वेदी। ये तीन ऐसे प्रमुख आधुनिक युग के कवि हैं जिनके भ्रमर गीत परंपरा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, उन्होंने लिखा है भ्रमर गीत अपने रचनाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं? तो वैसे तो तुलसीदास ने कई रचनाएं लिखी हैं, परंतु आलोचकों के अनुसार ऐसे कितने ग्रंथ हैं जो प्रामाणिक माने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 ऐसे ग्रंथ हैं जो कि प्रामाणिक माने गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु परंपरा का सही क्रम क्या है? तो तुलसीदास का गुरु परंपरा का सही क्रम क्या माना गया है? तो पहले स्थान पर आते हैं राघवानंद, याद रखिएगा, राघवानंद, रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर आते हैं नरहैयानंद, जिनको नरहरिदास भी कहते हैं, और फिर आते हैं तुलसीदास। ठीक है, तो ये आप क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि मेनली एग्जामिनेशन में क्रम भी पूछे जाते हैं। कई सारे कवियों का क्रम दे दिया होगा, उनको आपको सही तरीके से सजा के लिखना होता है। तो याद रखिएगा, पहले आते हैं राघवानंद गुरु परंपरा में, तुलसीदास की गुरु परंपरा में, फिर आते हैं रामानंद, अनंतानंद, नरहैयानंद और फिर तुलसीदास। ठीक है, ये 5 नाम जो है ये आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह कौन कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रूपकों का बादशाह जो है वो कौन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास जो है ये रूपकों के बादशाह कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जम्बनाथ के शिष्य कौन कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संत जम्बनाथ के शिष्यों के नाम जो है पहले स्थान पर आते हैं हावली पावजी, याद रखिएगा, हावली पावजी। फिर आते हैं लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये 4 प्रमुख शिष्य हैं जम्बनाथ जी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास किस प्रकार के कवि थे या किस प्रकार के कवि माने जाते थे वो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मार्थ वैष्णव। याद रखिएगा, स्मार्थ वैष्णव थे वो तुलसीदास। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम इसे जुड़ गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, फिर राम वनगमन, दशरथ भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की स्थानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण शक्ति लगना इत्यादि। ये जो हैं ये शुक्ल जी के अनुसार रामचरितमानस के सबसे मार्मिक पाठ जो है ये माने जाते हैं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। तो इसको भी जो है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए पंक्तियां आप पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। धुनि अवरवे अवरेव कवित
सुन जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये जो है ये तुलसीदास जी की पंक्ति मानी गई है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति, कवि न होई नयहि चतुर कहावऊँ मति अनुरूप राम गुण गवाऊँ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है। संस्कृत है कुप जल भाखा बहता नीर। ये पंक्ति किसने लिखी है? देखिए वन लाइनर पंक्तियां जो होती है ये क्वेश्चन में ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है कबीरदास जी ने, ये याद रखिएगा, ये कबीरदास ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति, भाखा बुद्ध करबी में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है तुलसीदास जी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामी ही नारी पियारी जीमी। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये भी लिखी है तुलसीदास जी ने। ये देखिए ये वन लाइनर पंक्तियां हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं, भाखा बोली ना जानही जिनके कुल के दास भाखा कवि भो मंदमती तेही कुल केशव दास। ये पंक्ति किसने लिखी है? देखिए नाम से पता चल जाता है किसने लिखी है। तो ये जो है पंक्ति केशव दास ने लिखी है। देखिए मैं अभी जो है सिर्फ नॉर्मली ऐसे बता दे रहा हूँ कि कौन सी पंक्तियाँ किसने लिखी है, परंतु बाद में जो है हम ये सारी पंक्तियों का एक ट्रिक क्लास करेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से ये सारी पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है ये सारे पंक्तियाँ याद कर सकते हैं और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है। मैंने कई सारे जो है पंक्तियाँ स्किप कर लिए हैं क्योंकि हम इसको बाद में पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ किससे होता है? तो हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ जो है वो होता है पहले कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से। याद रखिएगा, कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम हिंदी रीति काव्य परंपरा की शुरुआत होती है कृपाराम से। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और कई बार ये जो है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और कई बार जो है गलत भी हो जाता है। तो कालक्रम की दृष्टि से हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ जो है वो कृपाराम से होता है। ठीक है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से जो है केशव दास से माना जाता है। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास से जो है हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है और आगे अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि, ये याद रखिएगा, चिंतामणि से हिंदी रीति काव्य की परंपरा का शुरुआत माना जाता है। तो तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर ये आपके हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कई बार जो है इस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में और हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से किस कवि के माध्यम से हुआ है। अगर हमने सिर्फ केशव दास पढ़ा है और इसका आंसर चिंतामणि है, परंतु अगर हम केशव दास को टिक करके आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो विभिन्न दृष्टि से विभिन्न माध्यमों से जो है हिंदी रीति काव्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखिए कई बार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि केशव दास जो हैं ये रीति काल के नहीं, ये भक्ति काल के हैं और उन्होंने माना है कि चिंतामणि से हिंदी रीति काव्य परंपरा की शुरुआत हुई। किनके माध्यम, किन्होंने माना है? शुक्ल जी ने माना है। ठीक है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों, विभिन्न आलोचकों का या विभिन्न इतिहासकारों का अपना मत रहा है। तो अपने अपने मत के हिसाब से जो है हिंदी रीति काव्य परंपरा की शुरुआत मानी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनी गिरा लागी पछिताना। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये भी जो है ये वन लाइनर पंक्तियाँ हैं, तो ये भी तुलसीदास जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट, धीरथ दोहा अर्थ के आखर घोड़े माही। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये जो है ये रहीम दास ने लिखी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा भक्ति काल का क्लास वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जो कि आम तौर पर
हम पढ़ते नहीं हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए आज की क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो आज के लिए इतना ही। कल से जो है हम आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का बीज वपन काल माना जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आदिकाल के। और आदिकाल के समाप्त होने के बाद हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम आराम से जो है पढ़ेंगे। और फिर जो है पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम फिर से रिवीजन क्लास करेंगे, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं हिंदी साहित्य के वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।